वहीं रेवाड़ी में नाबालिग युवती से लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अब एक और पहलू सामने आया है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि ईंट भट्टे में उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। छेड़छाड़ का आरोप भट्टा मालिक सहित 2 लोगों पर लगा है, जिसकी शिकायत लेकर वो भाड़ावास गांव पुलिस चौकी पहुंची, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई न करके समझौते का दबाव बनाया, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया के जरिए उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया और फिर तुरंत रामपुरा थाने में यह मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान भी दर्ज कराए गए। तो पिंका और ठेकेदार मनोज मेरे साथ बलात्कार करने के लिए सोचा। फिर मैं इसके बाद मैंने आवाज लगा दी, पूरे लेबर चली गई। जिसके बाद मारपीट दफ्तर में भी लिया, इसके बाद चौकी भी गए थे भाड़ावास, वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। जिस शिकायत पर हमने मुकदमा दर्ज करके नाबालिग जो लड़की थी, पीड़ित लड़की, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। उसका 164 CRPC का स्टेटमेंट कराया गया। स्टेटमेंट के आधार पर छेड़खानी वाली कोई बात सामने नहीं आई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। गुरुग्राम में खेड़की टोल प्लाजा पर महिला टोलकर्मी से मारपीट के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मंजीत सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मंजीत का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उस पर हत्या में शामिल होने का आरोप था, हालांकि सबूतों के अभाव में उसे कोर्ट ने बरी कर दिया था। इसके अलावा मंजीत सिंह पर और भी कई मामले दर्ज हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि मंजीत सिंह टोल प्लाजा पर झगड़ा करते वक्त खुद को इलाके का डॉन बता रहा था। जानकारी के अनुसार आरोपी मंजीत सिंह सुबह करीब 9 बजे टोल प्लाजा पर पहुंचा। यहां पर उसे रोके जाने पर उसने महिला को पहले धमकाया। 60 रुपए के टोल के बदले मंजीत ने महिला कर्मचारी को कहा कि वो इलाके का डॉन है, वो कभी भी टोल नहीं देता। इस पर जब महिला ने उसे टोका तो उसने हाथापाई शुरू कर दी। महिला की नाक पर वार किया, जिससे कर्मचारी की नाक से खून निकलने लगा। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर के बस स्टैंड पर खड़ी बस में आज अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते बस पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण थे उनका पता नहीं चल पाया है। गुरुग्राम में एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। उसके बाद उसमें आग लग गई। एम्बुलेंस की रफ्तार तेज थी, जो पहले डिवाइडर से टकराई और फिर अचानक से पलट गई, जिसकी वजह से एम्बुलेंस में यह आग लगी। गनीमत ये रही कि हादसे में एम्बुलेंस चालक की जान बाल बाल बच गई। आपको तस्वीरें दिखा रहे, तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है, क्योंकि एम्बुलेंस तेज रफ्तार में थी और डिवाइडर से टकराने के बाद वो जब पलटी तो अचानक से उसमें आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते एम्बुलेंस का चालक बाहर निकल गया। वहीं पानीपत में भी एक चलती कार में आग लग गई और बताया जा रहा है कि कार चालक पानीपत से जींद जा रहा था कि तभी अचानक से कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इस बीच कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। करनाल नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों की लापरवाही के चलते रोजाना सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। ताजा मामला कुछ देर पहले का, जब दिल्ली से मनाली जा रही टूरिस्ट बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। बस को क्रेन की मदद से हाईवे से हटाया गया ताकि वहां जाम न लगे। अब बात करते हैं केजीपी की, जिसके पूरा होने के लिए कई सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब पूरा हुआ तो भी बदहाल होता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सूखे पेड़, उखड़ती सड़क या यूं कहें उजड़ती सड़क। यकीन करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन यकीन मानिए
ये कुंडली गाजियाबाद पलवल यानी कि केजीपी एक्सप्रेस वे ही है, जिसके निर्माण के वक्त बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। करनी बनती भी है क्योंकि ये है ही बहुत खास। लेकिन अब इस खास का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इसके निर्माण में कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही और घपलेबाजी ने अभी से सड़क की परत खोल कर रखी। कहीं दरार, कहीं उखड़ती सड़क, तो कहीं पूरी तरह से टूटती हुई। लाखों की लागत से जो पेड़ यहाँ लगाए गए थे वो भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। केएनपी जो है पूरे हरियाणा में जो गुजर रहा है उसमें जो है दरारें हैं, धसी हुई है, और वो अब बरसात के मौसम में कहीं कहीं जो है दरारें आ चुकी हैं। और जो 120 की स्पीड पर जो भी वाहन आता है तो वहाँ पर जो है एक्सीडेंटल खतरा ज्यादा बना हुआ होता है। रोड के कुछ नहीं, जो आपने देख रहा होगा बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये वृक्ष भी सूख गए हैं, जो कई हजारों के वृक्ष थे। वहीं कैबिनेट मंत्री कविता जैन का कहना है कि जो खराब हुआ है उसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। देखिए, केएमपी और केजीपी एक ऐसे रोड है जिसने हरियाणा के अंदर विकास की दृष्टि से देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें, एक नए आयाम स्थापित किए हैं। और केएमपी जैसा प्रोजेक्ट जो इतना लंबे समय तक, लगभग 11 साल तक ये अटका रहा, इतने वर्ष पूरा होना चाहिए था। सो ये हमारे हरियाणा के बहुत अहम प्रोजेक्ट है। अगर बीच में सड़क पर कोई दिक्कत आई है तो निसंदेह, क्योंकि अभी चाहे वो जिसने केएमपी का निर्माण किया है और हरियाणा सरकार HSID से इसका पूरा रखरखाव रखेगी और जो भी दिक्कत आई है उसको पूरा ठीक किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इंतजार किसका है, खासकर वो केजीपी एक्सप्रेस जिसका उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाही और उससे भी बड़ी बात, लापरवाही पर अधिकारियों की चुप्पी। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18 हरियाणा। अब खबर हिमाचल से। हिमाचल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यन ने पद गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। इसके बाद हाईकोर्ट परिसर में ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मद्रास हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यन हिमाचल हाईकोर्ट के 24वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हिमाचल छोटा प्रदेश है और यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं। मुझे लगता है कि उनके मार्गदर्शन में जो है हिमाचल प्रदेश के सारे संदर्भ में जो है वो और भी चीज़ें बेहतर करने के लिए हमारे पास जो है वो रास्ते निकलेंगे। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। आज दक्षिण भारत से पहली बार चीफ जस्टिस हिमाचल हाईकोर्ट मृत्यु हुई है। और जहाँ तक हमने सुना उनके बारे में स्ट्रॉन्ग। वहीं देहरा विधायक होशियार सिंह ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। होशियार सिंह ने नड्डा को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई दी, शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में भी उनके साथ विस्तार से चर्चा की। ऊना में 28 निजी बसें बिना फिटनेस, बिना बीमा और बिना टैक्स अदायगी के सड़क पर दौड़ रही हैं। इन सभी बसों पर सरकार का लाखों रुपए का टैक्स अभी तक बकाया है। पिछले कई सालों से ऊना में सवारियों की जान को जोखिम में डालकर ये खेल खेला जा रहा है, लेकिन परिवहन विभाग इन बसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। निजी बस ऑपरेटर भी परिवहन विभाग की अनदेखी से खासे खफा हैं, क्योंकि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सरकार और प्रशासन इस पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुए हैं। पिछले 2-3 साल से करीब 3 दर्जन के करीब नजायज बसें
जिनकी ना तो कोई पासिंग है, ना इंश्योरेंस है, ना उन्होंने आरटीओ और हिमाचल सरकार का कोई टैक्स दिया हुआ है। अगर ऐसे ही बसें चलते रही, ऐसे नुकसान हमारा होता रहा, ऐसे ही एक्सीडेंट होते रहे, फिर तो प्रशासन और सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं रह गई है। ऐसी हमने डिटेक्ट की है कि 26 बसें हैं जो बिना पासिंग के चल रही हैं और बिना टैक्स दिए चल रही हैं। इनका हमने नोटिस जारी किए थे, तीसरे नोटिस पे आप भी इन्होंने वो दिए हैं, ड्राफ्ट दिए हैं, तो हम दोबारा इनका जरा वो असेसमेंट करके देख रहे हैं। कुछ रसीदें उनके पास ऐसी हैं जो। खबर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में आज अपना 5वां मैच खेलेगी। साउथहैम्पटन में होने वाले इस मुकाबले में विराट सेना जीत के साथ टॉप 4 में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने 5वें मैच में अफगानिस्तान चैलेंज के लिए तैयार है। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के 4 मैचों में से 7 अंक हैं और विराट सेना की पूरी कोशिश होगी कि वो ये मैच जीतकर अंतिम 4 के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करें। हालांकि मैच में विराट सेना के लिए अफगानिस्तान का चैलेंज ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी टीम अफगान बॉयज को हल्के में लेने की भूल नहीं करेगी। दोनों टीम्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 1 मैच जीता जबकि दूसरा मैच टाई रहा। दोनों टीम्स के बीच 2014 में खेले गए पहले वनडे को टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीता था, जबकि पिछले साल एशिया कप में दोनों के बीच खेला गया मुकाबला रोमांचक रहा। ये मैच अफगानिस्तान ने भारत को जीतने नहीं दिया और मैच टाई किया था। वैसे टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में सबसे संतुलित नजर आ रही है। टीम के पास टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर की परख नहीं हो पाई है। बॉलिंग की बात करें तो कलाई के स्पिनर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की फिरकी विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर सकती है, जबकि पेस डिपार्टमेंट में बुमराह का साथ देने के लिए मोहम्मद शमी होंगे। उन्हें चोटिल भुवनेश्वर की जगह मौका मिल सकता है। विजय शंकर भी प्रैक्टिस के दौरान जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर से चोटिल हो गए थे। हालांकि माना जा रहा है कि वो फिट हो जाएंगे, लेकिन उनके नहीं खेलने पर ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक में से एक की एंट्री हो सकती है। बात अफगानिस्तान की करें तो भले ही इस वर्ल्ड कप में अफगान बॉयज का प्रदर्शन निराशाजनक रहा हो, टीम अपने 5 मैच गंवाकर सबसे निचले पायदान पर हो, लेकिन इस टीम में तेजी से सुधार हुआ है। टीम की स्पिन तिकड़ी राशिद खान, मोहम्मद नबी और मुजीब उर रहमान उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। वहीं उनके टॉप बल्लेबाज हशमतुल्लाह शाहिदी भी अच्छी फॉर्म में है। हालांकि टीम की बल्लेबाजी में गहराई नहीं है, साथ ही टीम के पास पावर हिटर्स की कमी है जो वक्त पड़ने पर हाथ खोल सके। वैसे दोनों ही टीमें चोट की समस्याओं से जूझ रही हैं। दोनों ही टीमों के स्टार ओपनर चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भी विराट सेना को ही इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं भारतीय पहलवान केवल मेडल जीतकर ही इतिहास नहीं रच रहे हैं, बल्कि इस बार जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भी पहलवानों ने इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड रैंकिंग में 15 पहलवानों ने एक साथ जगह बनाई है। इसमें अकेले हरियाणा से 12 पहलवान शामिल हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में पहलवान छोरियां भी लड़कों को टक्कर देती दिख रही हैं। हरियाणा की 6 महिला पहलवानों ने वर्ल्ड रैंकिंग में जगह बनाई है। बजरंग पूनिया अपने भार वर्ग में पहले नंबर पर कायम है, तो वहीं महिला पहलवानों में सबसे ऊपर की 4थी रैंकिंग पूजा ढांडा को मिली है। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक के लिए जरूर चिंता की बात है कि उन्हें इस बार भी वर्ल्ड रैंकिंग में जगह नहीं मिल पाई। फोगाट बहनों विनेश और ऋतु को वर्ल्ड रैंकिंग में एक साथ जगह मिली है। वर्ल्ड रैंकिंग में हरियाणा से बाहर के केवल 3 पहलवान हैं। देश विदेश में खेलों के अंदर अपनी धाक जमाने वाले हरियाणा के युवाओं की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन हरियाणा के सबसे पिछड़े जिले यानी नूंह के एक उम्रदराज खिलाड़ी ने विदेश में मेडल झटककर सूबे और इस पिछड़े जिले का नाम रोशन किया है। ऑस्ट्रेलिया से मेडल जीतकर अपने घर लौटे आबिद हुसैन का जोरदार स्वागत किया गया।
59 साल के आबिद हुसैन ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हरियाणा का नाम रोशन किया है। हुसैन ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कॉमनवेल्थ पैसिफिक मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक दिलाया है। 14 से 16 जून तक चली इस प्रतियोगिता में हुसैन ने 55 से 59 आयु वर्ग के 21 किलोग्राम भार वर्ग में 155 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ये फर्स्ट टाइम जो है मास्टर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में हुई। मेरे क्विज़लैंड का था, साथ मेरा कंपटीशन था और मैंने बड़े संघर्ष करने के बाद उस मुकाम पर वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया। इस टाइम 57 साल की उम्र है और जनवरी 2020 में मैं रिटायरमेंट हो जाऊँगा। 58 साल पर हो जाएंगे जनवरी में। 1983 से इस खेल से जुड़े राजकीय प्राइमरी स्कूल नूह में मुख्य अध्यापक आबिद हुसैन के लिए ये कोई पहली उपलब्धि नहीं है। इससे पहले 2018 में वो मलेशिया में आयोजित एशिया पैसिफिक मास्टर गेम में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, वो नूह सब्जी मंडी में एक कोचिंग सेंटर खोलकर युवाओं को निशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। नेशनल लेवल पे जो है 4 बार मेडल लेकर मैं ऑल इंडिया सिविल सर्विस में थर्ड था मेरा, ऑल इंडियन स्टेट में सेकंड और एक बार ऑल इंडियन स्टेट थर्ड आया था मैं। और उसके बाद जो है फिर ये नेशनल एशियन मास्टर गेम होती है मलेशिया में, उसमें गोल्ड मारा। इस अधेड़ उम्र में जहां ज्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट प्लान तैयार कर रहे होते हैं, वहीं आबिद हुसैन ने एक नए सिलसिले की शुरुआत की है। आबिद हुसैन ने युवाओं के साथ साथ अपने हम उम्र लोगों के लिए भी मिसाल कायम की है। नूह से कासिम खान, न्यूज़ 18 हरियाणा।